फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ठीक है, जो सही नहीं है हमें उसके विषय में बताना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो ये बात तो आपकी सही है ना, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। हाँ, बच्चे के अंदर क्या होती है, सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना। हमें बताना था यहाँ पर कि इस प्रश्न के विषय में क्या सही नहीं है ना। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यही बात जो है आपकी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चा कक्षा में तो सीखता है, इसके साथ साथ स्कूल से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है, मीडिया से भी सीखता है, अपनी संस्कृति से भी सीखता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए, है ना। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। देखिए हमें बच्चों को पुरस्कार और दंड नहीं देना कि या तो बच्चा फिर पुरस्कार पाने के लिए कार्य करेगा या तो दंड से बचने के लिए कार्य करेगा, तो यह तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, है ना। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। क्योंकि जो हमारी एनईपी है, एनसीएफ, वो क्या कहती है, हमें बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बट हम बाकी के ऑप्शनों भी देख लेते हैं ना। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना नहीं। जो असेसमेंट है बच्चे का क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक पाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना नहीं, हमें बच्चों में कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। तो तीनों की तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है ना। अब देखिए जो सोशलाइजेशन होता है आपका, जो सामाजिकरण होता है, इसके बेसिकली दो कारक होते हैं, एक आपका प्राथमिक कारक होता है, एक आपका द्वितीयक कारक होता है ना। तो प्राथमिक कारक आपका क्या होता है, या फिर इसको आप प्रमुख कारक कह लीजिए या फिर मुख्य एजेंसी कह लीजिए, है ना। हिंदी में आपको कई तरीके के नाम देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में आपको एक सिंपल सा वर्ड मिलेगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, है ना। तो इंग्लिश वाला आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, यानी प्राथमिक कारक क्या होता है, जिसमें बच्चा सबसे पहले चीज़ों को सीखता है ना, जहाँ से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो बच्चा सबसे पहले परिवार में ही जन्म लेता है ना, परिवार के सदस्यों से मिलता है, बातचीत करता है, वहीं से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है ना। तो परिवार क्या होता है, सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी, मुख्य कारक कह लीजिए, है ना। तो परिवार क्या है, सामाजिकरण का प्राइमरी सोशलाइजेशन है, यानी प्राथमिक कारक है। और उसके बाद में जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है आपका, इसके अंदर समाज आ गया आपका, मीडिया आ गया आपका, विद्यालय आ गया, है ना। जिसके बाद यानी परिवार के बाद बच्चा जिन भी चीज़ों से सीखता है वो क्या होते हैं आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं। इसको गौड़ वाहक कर लीजिए या फिर अनेकों नाम हिंदी में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको पता चल गया, ठीक है। सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी या फिर प्रमुख कारक क्या होगा आपका, परिवार, है ना। तो यहाँ पर आपका आपसे क्या पूछा था, सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक क्या होगा, परिवार। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता नहीं होगा आपका, राजनीतिक दल ये क्या होगा, द्वितीय कारक होगा, कंप्यूटर भी आपका क्या होगा, द्वितीय कारक होगा, परिवार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से देख लीजिएगा। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो द्वितीय कारक पूछेगा या तो प्राथमिक कारक पूछेगा, है ना। दोनों ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह के कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है ना। बच्चे क्या करता है, एक दूसरे के बारे में जानता है, एक दूसरे से कौशलों को सीखता है, इसका जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो क्या होता है, बेहतर होता है। बच्चा अनेकों कौशल सीखता है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है ना। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये कहना गलत होगा। बच्चे शिक्षक का काम कम हो जाता है, देखिए नहीं, ठीक है। तो तीनों की तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है,
एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चे डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, जब बच्चे को, ठीक है, पढ़ने में समस्या हो, ठीक है, और उसको पढ़कर समझने में समस्या हो, तो वहाँ पर कौन सी जो है प्रॉब्लम होती है बच्चे को? डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता होती है ना, जिसमें जो बच्चा होता है वो कुछ वर्ड को रिवर्स पढ़ता है ना, जैसे कि वो वाच को सा पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, है ना, तो चीज़ें क्या होती है उसको रिवर्स दिखाई देती हैं। तो ऐसा नहीं कि इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो काफ़ी कम होती है, नहीं, एवरेज बच्चे के अंदर भी ये चीज़ जो है हो सकती है ना। औसत बुद्धि वाला जो बच्चा होता है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है डिसलेक्सिया वाली, कि उसको जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पढ़कर समझने में। अब जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो जो है लिखेगा गलत ही, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। डिसलेक्सिया, डिसफ्रेक्सिया क्या होता है आपका? इसमें भाषाई संबंधी एक प्रकार का विकार होता है, गति समन्वय अक्षमता होती है, सॉरी, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है? जिसमें बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया जैसे कि बच्चों को ग्राफ, ठीक है, लिखने में जो है प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, है ना। तो आपको चारों के चारों जो है ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उसमें जो ईशान अवस्थी थे उनको यही वाली प्रॉब्लम थी डिसलेक्सिया की, है ना, जिसको बाद में आमिर खान आकर के ठीक करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शैशवा काल की अवधि है। देखिए, जो शैशवा काल की अवधि है वो कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है ना। तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जन्म से 3 वर्ष नहीं होती है, जन्म से 1 वर्ष भी नहीं, 2 से 3 वर्ष तक भी नहीं होती है। शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। लेकिन अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर जो शैशवावस्था की अवधि है वो जन्म से, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट, जन्म से कब तक लगाना है? 5 वर्ष तक, है ना। बट सीटेट के एग्जाम में जो राइट आंसर माना गया आपका वो जन्म से 2 वर्ष ही माना गया, ठीक है। यूपी टेट के एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास डैश अवस्था में है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब जो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई, 4 स्टेजेस जो बताई इन्होंने, उसमें इन्होंने क्या बताया? ये तो आपकी पहली अवस्था हो जाएगी, संवेदी गतिक अवस्था, है ना। इसमें बच्चा कितने साल का होता है? जन्म से 2 साल तक का होता है, या फिर 0 से 2 साल तक कह लीजिए इसको, ठीक है। और जो दूसरी अवस्था है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा कितने साल का होता है? 2 से 7 साल का होता है ना। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा कितने साल का होता है? 7 से 11 साल का। और औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि प्याजे की लास्ट स्टेज है, इसमें बच्चा 11 एवव होता है ना। अब यहाँ पर पूछा था हमसे कि प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में, तो किसमें होगा? मैंने आप लोगों को बता ही दिया यहाँ पर। 2 से 7 का मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्याजे के सेकेंड स्टेज में होगा बच्चा। तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आपको ध्यान में रखना है ये चारों स्टेज जो है प्याजे की इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। नेक्स्ट है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। देखिए, जो विकास होता है ना वो कभी भी जटिल से कठिन की ओर नहीं चलता है ना। ये तो आपका एक ही दे रखा, तो ये नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य भी नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते इसे कहा जाता है ना। क्या कहता है फ्रेंड्स? सहयोग देना, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सहगामी सहभागी अधिगम नहीं होगा, सहयोगात्मक अधिगम भी नहीं होगा। समीपस्थ विकास, ये तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये किसने दिया है? आपके लेव वाइगोस्की ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सहयोग देना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ये मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है ना। देखिए, स्कीमा आपका क्या होता है? जैसे कि हम अलमारी में अपने कपड़े सजा के रखते हैं ना, कि इसमें आपका पैंट होगा, इसमें शर्ट होगा, इसमें कुछ और भी चीज़ें होंगी, है ना। तो उसी तरह हमारे माइंड में स्कीमा होता है ना, जिसमें कि हम जो हमारे ज्ञान होता है, जो ज्ञान की संरचना होती है, उसको एक ऑर्गेनाइज वे, एक संगठित वे में रखते हैं, है ना। अब देखिए, जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा में जस्ट कोई चीज़ बस ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपके क्या होता है? समावेशन, ठीक है,
समावेशन होता है। जस्ट ऐड कर लेना क्या होता है? समावेशन, असिमुलेशन, ठीक है। हिंदी सॉरी इंग्लिश में याद करिएगा, एक ही वर्ड है असिमुलेशन। यहाँ पर देखिए हिंदी में नाम चेंज कर दिया, आत्मसातकरण कह लीजिए, समावेशन कह लीजिए, बट इंग्लिश में सेम है, असिमुलेशन, ठीक है। जस्ट हम जब कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, बट जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा में बदलाव के साथ में, चेंज के साथ में, मॉडिफिकेशन के साथ में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है? समायोजन, ठीक है। समायोजन की जब भी बात आए तो आपको एक चीज़ दिखेगी, बदलाव, ठीक है, चेंज, परिवर्तन की बात होगी, मॉडिफिकेशन की बात होगी, है ना। तो वहाँ पर आपका क्या होगा? समायोजन, अकोमोडेशन होगा, ठीक है। तो दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान में रखिएगा। जस्ट ऐड करना, मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ जस्ट ऐड कर लेना, असिमुलेशन, और बदलाव के साथ में, मॉडिफिकेशन के साथ में, चेंज के साथ में ऐड करना, अकोमोडेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है ना। कि जो मध्य बाल्यावस्था है इसकी अवधि कितनी होती है? इसमें बच्चा कितने साल का होगा? 7 से लेकर के 12 साल का होगा, है ना। तो इसमें बच्चे के अंदर क्या आती है? देखिए जीववाद तो बच्चे के अंदर कब आती है? जब वो 2 से 7 साल का रहता है ना, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, है ना। अब देखिए परिपक्व भी आपका, अपरिपक्व, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 2 ऑप्शनों में से बताना है। तो अब मध्य जो बाल्यावस्था होती है इसमें भाषा जो है सामाजिक की बजाय क्या होती है? अहम केंद्रित ज़्यादा होती है। तो आपका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। बच्चों का एक कोने में बैठना नहीं, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है ना, ये क्या कहता है कि जो हमारा शिक्षण है उसका केंद्र क्या होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए, ठीक है। इसका जो है केंद्र क्या होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए। बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। शिक्षण गतिविधियों का केंद्र क्या होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए, है ना। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ठीक है, देख लेते हैं। प्रतिबंधित परिवेश नहीं, हमें बंधित नहीं करना है परिवेश को, तो ये ऑप्शन गलत। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, देखिए ये भी गलत। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। बच्चे जहाँ पर एक्टिव है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को हमें गतिविधियाँ करानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, ठीक है। अब देखिए जो हावर्ड गार्डनर है ना, यहाँ पर उन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो उन्होंने बुद्धि दी है, यानी उन्होंने क्या बताया? मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने दिया। नहीं, उनका क्या कहना है कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है ना। तो उनमें एक टाइप है आपका संगीतमय बुद्धि, ठीक है। तो जिस बच्चे के अंदर जो है संगीतमय बुद्धि होगी, जैसे कि आपकी कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही सुर तय लय में जो है गाते हैं वो, जैसे कि आपकी बड़े लोगों की अगर बात करें तो लता मंगेशकर हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, है ना। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? संगीतमय बुद्धि होती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि जो लोग, जैसे कि जो वास्तुकार होते हैं उनके अंदर होती है। भाषाई बुद्धि जो नेता लोग होते हैं उनके अंदर ये भाषाई बुद्धि। विक्रेता जो, जैसे कि आप कपड़े वगैरह खरीदने जाते होते होंगे तो वहाँ पर जैसे जो दुकानदार होता है कहता है नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, भले ही वो कपड़ा अच्छा नहीं हो। तो उनके अंदर क्या होती है? भाषाई बुद्धि, ठीक है। शारीरिक गति, वो जैसे कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर क्या होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, जिनका कि अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है ना। तो यहाँ पर संगीत की बात हुई तो बच्चे के अंदर कौन सी होगी? संगीतमय बुद्धि होगी। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे, तो ये दर्शाता है कि अध्यापक, देखिए शिक्षक क्या कर रहा है यहाँ पर? ऐसा मान रहा है कि लड़के क्या होते हैं? लड़कियों से गणित में अच्छे होते हैं। ये चीज़ें क्या हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं, है ना। ये हमारे समाज द्वारा निर्धारित है कि लड़कियां घरों के काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, है ना, जेंडर पक्षपात व्यवहार को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर। सही दृष्टिकोण नहीं है ये, शिक्षा पद भी नीति परक भी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, ये किसकी बात करती है? एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है ना, यानी जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में जो एक दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके लिए ब्रेल लिपि वगैरह हो गया, ठीक है। सुनने वाली जो चीज़ें होती हैं, ऑडियो
जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बच्चा जो है सुनने में असमर्थ है, ठीक है, श्रवण बाधित छात्र है, तो ऐसे में उस बच्चे को जो है चित्रात्मक चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत की जाए, या फिर जो मशीन होती है वो ला करके दिया जाए, ठीक है। अगर उसको थोड़ा बहुत सुनाई दिया देता है तो उसको क्लासरूम में आगे बैठाया जाए, है ना। तो जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है ना। व्यवस्था जो है बच्चे के लिए बनी है ना। तो इसलिए जो सिस्टम है उसको क्या करना चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए, है ना। तो ये वही चीज़ आपने यहाँ पर पूछ रखा है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, ठीक है। व्यवस्था को चेंज करना चाहिए, किसके अनुरूप, बच्चे के अनुरूप, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी सिस्टम को चेंज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिवेश परिवार आपका यहाँ पर होगा नहीं, बच्चे को नहीं चेंज करेंगे आप, ठीक है। बच्चे को थोड़ी चेंज कर सकते हैं, है ना। व्यवस्था सिस्टम को चेंज करेंगे बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे शायद, ठीक है। क्वेश्चन थे आपकी, कितने सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखिए अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। देखिए बहुत सारे व्यक्ति मुझे कमेंट कर रहे थे पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर। मैंने आंसर भी ऐड कर दिए आप लोगों की। आप लोगों का कहना था कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आंसर नहीं ऐड करते, तो मैंने आंसर भी ऐड कर दिया है। तो आप लोग जो है एक बार इन क्वेश्चनों को खुद से भी सॉल्व कीजिए। इसके अलावा मैंने शॉर्ट्स नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं पढ़े तो एक बार जरूर रीड कर लिए। सभी सब्जेक्ट के मैंने आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, बिल्कुल फ्री है। तो आप एक बार उन नोट्स को जरूर रीड करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।